खुशामदीन नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं असदुल्ला खान। जब से नाज़रीन ये पार्लियामेंट वजूद में आई है तब से एक हंगामा बरपा है। और अगर आप एक नज़र दौड़ाने की कोशिश करें या आंखें बंद करके सोचें कि पिछले 5 महीने में पार्लियामेंट की क्या शक्ल आपके सामने उभरती है, तो आपकी मेमोरी में जो शक्लें उभरेंगी वो उनमें आपको मुराद सईद साहब नजर आएंगे, उसमें आपको फवाद चौधरी साहब तकरीर करते हुए या धाड़ते हुए नजर आएंगे, उसमें आपको फैसल वाडा चीखते चिल्लाते नजर आएंगे, और एक और इमेज आपकी आंखों में उभरेगा और वो होगा कि पार्लियामेंट वॉकआउट करती हुए, ऑपोजिशन वॉकआउट करती हुई नजर आएगी। यही हुआ है पिछले 5-6 महीने में पार्लियामेंट के अंदर। और इल्ज़ाम हुकूमत को इसलिए दिया जाता है, मुख्तलिफ लोगों की राय में कहा जाता है कि डिसिप्लिन बरकरार रखना तो जिम्मेदारी हुकूमत की है, और अगर हुकूमती वज़रा ही इश्ताल अंगेज तकारीर करेंगे, हुकूमत के रहनुमाओं की तरफ से ये लबोलाहिजा अख्तियार किया जाएगा, तो फिर अपोजिशन तो आमतौर पर ऐसा ही रवैया अख्तियार करती है कि वो पार्लियामेंट से वॉकआउट करती है या वो पार्लियामेंट में शोर शराबा बर्पा करती है। तो हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमती रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट में डिसिप्लिन बरकरार रखें। यहाँ पर उल्टी तस्वीर ये नजर आती है, सूरत हाल ये दिखाई देती है कि यहाँ पर किसी हिकमत अमली के तहत पार्लियामेंट में ये माहौल बनता हुआ नजर आता है जो हुकूमत की जानिब से बनाया जा रहा है, जो मुराद सईद साहब कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटजी है। अब ये हिकमत अमली क्या है? ये फैसल वाडा साहब जो लबोलहजा अख्तियार करते हैं और उनको रोका नहीं जाता, या मुराद सईद साहब बार बार करते हैं रोका नहीं जाता, तो ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटजी है। लेकिन स्ट्रेटजी से हासिल क्या करना मकसद है, ये एक बड़ा सवाल है जो आज हम अपने प्रोग्राम में उठाएंगे। और साथ ही साथ जो नई मुल्क साहब ने ट्वीट कर दी, किस हैसियत में कर दी, क्या जाती तौर पर की है? जाती तौर पर की तो क्या वो जाती तौर पर कह सकते हैं स्पीकर साहब को कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी ना करें? और अगर पार्टी की तरफ से किया है तो फिर पार्टी की स्ट्रेटजी समझ से बाहर है। ये सवालात हम उठाएंगे प्रोग्राम में, और साथ साथ देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची को असल शक्ल में बहाल करने का हुक्म दिया, जिस पर सईद गनी साहब ने, जो कि वजीर बल्दियात हैं, उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते, और खास तौर पर जो घर बना दिए गए हैं लोगों के घरों को नहीं गिरा सकते। शायद सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रही है कि अगर लोगों को असल शक्ल में बहाल किया जाए कराची को, तो फिर उन लोगों को कहीं और मुंतकिल किया जाए या उनको मुतबादल रिहाइश गाहें दी जाएं। क्या इस पर सिंध हुकूमत ने गौर ही नहीं किया और माजरत कर ली, या कोई इस पर अमल दरामद का मंसूबा भी ज़ेर गौर है? और असल शक्ल से ख़राब करके इस शक्ल में लाने का जिम्मेदार कौन है? ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में होंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब की सेहत पर सियासत क्यों हो रही है। फैमिली एक मौक़िफ़ तैयार कर रही है, पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ दूसरा है, और ऐसा लगता है कि उनकी सेहत पर सियासत हो रही है। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, ओवैस तौहीद साहब मौजूद हैं, और वसीम बदामी हमें कुछ देर में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सब मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। मज़हर अब्बास साहब, ये नहीं हो सकता कि बगैर हिकमत अमली के ये कुछ किया जा रहा हो। अगर ऐसा होता तो जाहिर है इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, रोक दिया जाता इन्हें कि मुराद सईद साहब आप ऐसा ना करें, पार्टी लीडरशिप की तरफ से कह दिया जाता। लेकिन नहीं कहा जा रहा और तसलसल से हो रहा है और दोहरा कर हो रहा है, तो इससे लगता है कि ये स्ट्रेटजी है। क्या आपको भी ये लगता है? देखिए, हम नॉन इश्यूज़ की तरफ जा रहे हैं, और असल इश्यूज़ जो हैं उनसे शायद हम किनारा कश हो रहे हैं, या उन इश्यूज़ को हम डिस्कस नहीं करना चाहते। बात सिचुएशन में बहुत से इश्यूज़ को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप देखें, जब से वो इकनॉमिक रिफॉर्म्स पैकेज या मिनी बजट जो भी कहें आप उसको, वो आया है, उस दिन से अब तक हम पिछले 48 घंटे में हमने बुनियादी तौर पे साहिवाल एकदम हम भूल चुके हैं कि साहिवाल में क्या तहकीकात हो रही है, मामला किस तरफ जा रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि स्ट्रेटजी हो ना हो लेकिन दोनों के रवैये में मैच्योरिटी नज़र नहीं आ रही। ना अपोजिशन में मैच्योरिटी नज़र आ रही है और ना ही गवर्नमेंट के रवैये में। और गवर्नमेंट इसलिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि गवर्नमेंट को जो है बिज़नेस लेके आगे बढ़ना होता है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो बाहर हो। उनको पॉलिटिकल टेम्परेचर को जितना वो डाउन रखेंगे उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। दूसरी तरफ अपोजिशन जब ये कह रही है कि जी अगर प्रोटेक्शन, बिल्कुल नईम उल हक का गैर जिम्मेदाराना बयान था, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन के प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं हुए तो फिर लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं आएंगे। तो लीडर ऑफ द हाउस अगर नहीं आएंगे तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम होगी? और लेकिन आपके अगर लीडर नहीं आया और फिर ख्वाजा साद रफ़ीक भी नहीं आए और फिर पंजाब असम्बली में सलमान रफ़ीक भी नहीं आए, तो प्रॉब्लम तो फिर अपोजिशन को ज़्यादा होगी। तो मेरा ख्याल है इश्यूज़ की तरफ आना चाहिए, इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहिए। अभी आपने मिलिट्री कोर्ट का फ़ैसला करना है, अभी आपने कानून साजी करनी है, आपने मेजर रिफॉर्म्स करनी हैं,
आपने और बहुत सी चीज़ें करनी है, तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा मैच्योरिटी शो करनी पड़ेगी, बल्कि शायद ज़्यादा मैच्योरिटी शो करनी पड़े। लेकिन अपोजिशन का रवैया भी कोई बहुत मुनासिब नहीं है। ये कह के हम नहीं आगे बढ़ सकते कि जी अपोजिशन तो करती ही यही है, अपोजिशन को तो रवैया ही हंगामा आ रही है। तो आपने माजी की अपोजिशन से ज़्यादा मैच्योर्ड होके दिखाना है कि हम मैच्योर्ड हैं ज़्यादा उनसे, या वही इमेच्योरिटी दिखानी है जो पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून के ज़माने में दिखाई थी। तो मेरा ख्याल है हमारे रवैये जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो और अपोजिशन हो, वो बड़े अफसोसनाक हैं। सही है। अच्छा, अब वैसे अब ये जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया और उसके बाद फिर हुकूमत का कहना यह है कि इसके नतीजे में उन्होंने ये रवैया अख्तियार किया है। नईम उल हक साहब ने जो कहा शायद इसलिए कहा कि जी उन्होंने पर्सनल अटैक किया है। लेकिन अगर हम माजी में देखें, यानी पिछली हुकूमत में देखें, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में इससे बढ़कर खुद अपोजिशन यानी पीटीआई की तरफ से बहुत कुछ कहा गया। तो सही है, ये कह रहे हैं मज़हर अब्बास साहब कि अपोजिशन को भी ज़िम्मेदार होना चाहिए। लेकिन क्या अगर अपोजिशन की तरफ से उन्हें सिलेक्टेड वज़ीर आज़म या कुछ और कहा जा रहा है तो यही रवैया होना चाहिए? नॉन इशूज़ की तरफ, इशूज़ की तरफ नहीं आ रहे। मज़हर साहब कह रहे हैं हम इशूज़ की तरफ नहीं आ रहे। बहुत सारे इशूज़ हैं, यानी बहस नहीं हुई मिनी बजट पर या रिफॉर्म्स पर जो भी आई उस पर बहस नहीं हुई, मिलिट्री कोर्ट्स पर बहस नहीं हुई, तो इशूज़ पर बहस नहीं हो रही पार्लियामेंट में। असद देखिए, उल्टी गंगा बह रही है ना, कि जो हिज़्ब इक़्तिदार की जमात है, हुक्मरान जमात है, वो हिज़्ब इख्तलाफ या अपोजिशन की तरह बिहेव कर रही है, और जो अपोजिशन में हैं वो इस तरह नसीहतें कर रहे हैं जैसे उनके हाथ साफ़ हैं, उनका दामन बिल्कुल पाक है, और वो हुक्मरान जमात के अंदर उन्होंने जो भी काम किया था माजी के अंदर वो बेहतरीन काम था और इस मुल्क की किस्मत बदल दी थी। कि अगर ये कह दिया, और शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की उसमें ऐसी कौन सी बात थी जो माजी में नहीं की, जो आप भी मिसालें दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सर कि दोनों तरफ मसला है, लेकिन ये हुक्मरान जमात की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो किस तरीके से अब ये कंटेनर से निकल के स्टेज से, अपोजिशन के स्टेज से निकल के हुक्मरान जमात के स्टेज पर आए, जिम्मेदारी उस पर निभाएं। और कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है दूसरा मामला लगता है असद, वो ये लगता है कि ये बगैर पुष्प बनाई के, बगैर पैट्रोनेज के ये मामला दोनों तरफ नहीं चल सकते। यानी कि दानियाल चौधरी देख लें, दानियाल अजीज़ देख लें, तलाल चौधरी देख लें, और सारे जो मुस्लिम लीग के थे जब पनामा मुकदमा चल रहा था, वो बदतमीजी जो एक तूफान बदतमीजी मचाया हुआ था। दूसरी तरफ मुराद सईद देख लीजिए, फैयाज हुसैन चौहान साहब तो खैर अलग ही बात है। नईम उल हक साहब का देखें, अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन ये क्या मामलात हैं कि वो गिलास फेंक देते हैं टॉक शो के अंदर, थप्पड़ मार देते हैं, और इस तरह के ट्वीट, वो ट्वीट का तो जिक्र ही नहीं किया। प्रोडक्शन ऑर्डर तो बहुत छोटी चीज़ है जो मैं और आप सुना नहीं सकते, और मैं और वो आप नाजायज़ क्या है उन्होंने कहा था, ये ज़बान है इस्तेमाल करने की। और ख़ुद जो अभी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, इन्होंने क्या कहा था श्री मदारी साहिबा के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि इनको अपने अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हम इन्हें मुंतखब करते हैं इस पॉइंट स्कोरिंग के लिए। चस्के लेना हमारे माशरे का एक अब खासा बन गया है, हमारे मीडिया का खासा बन गया है। चोर, डाकू, आप लुटेरा कहते रहे और हेडलाइंस बनवाते रहे। अनफॉर्चुनेटली यही मामला हो गया। पुराने जमाने में ये भी बातें करते थे, लेकिन वो शहर सुर्खियों में नहीं बनता था। अब ये मामला हो गया है। यानी कि वजीर खजाना ने कल कहा कि IMF के पास जाना अब नहीं है, पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए। वो हम बात नहीं करेंगे, हम बात वो करेंगे, हेडलाइन वो बनाएंगे जिसके अंदर चस्का मिले। अनफॉर्चुनेटली इस चस्के के अंदर ये पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं इंतहाई इखलाकी जो सियासी जो गहराइयाँ होती हैं वहाँ पे गिर रहा है। साने सहवाल अब ये क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली असद ये ले आए हैं सियासी अखाड़े के अंदर। हम ये सोच रहे थे कि इससे कुछ सबक सीखेंगे। नकीबुल्लाह महसूद का मामला, अब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उन्होंने कहा बेकसूर है, बेगुनाह है, राव अनवर कातिल था, उसने सब झूठ पे मबनी थी उसकी पूरी रिपोर्ट। हमने कहा बुनियादी इस्लाहत आएंगी, बुनियादी कोई तब्दीलियां आएंगी। वही खलील का खानदान, वही नकीबुल्लाह महसूद का खानदान जो है सियासी अंदाज में कैसे और सियासी रंग में दिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जो गम है उन खानदानों का। जी बिल्कुल ठीक है। और पंजाब असेंबली में भी हुआ।
वसीम बदामी हमारे साथ मौजूद है। वसीम, ये हम कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी है जो कुछ वज़रा की जानिब से लबो लहजा ज़बान जुमले अदा किए जा रहे हैं, ज़बान इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या बस फ्लो में हो रहा है और कोई उसको देख नहीं रहा? अब मुझे नईम उल हक साहब का ख़ास तौर पर मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ। नईम उल हक साहब ने ट्वीट की, ये ट्वीट आपके ख्याल में ज़ाती उन्होंने उनकी ज़ाती राय है? और अगर ज़ाती राय है तो फिर वो ज़ाती हैसियत में तो स्पीकर को कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं कर सकते, और अगर वो समझते हैं कि स्पीकर को इंस्ट्रक्शन जारी की जा सकती हैं तो फिर तो वो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के ज़रिए आ सकते हैं, या फिर वज़ीर आज़म के कहने पर उन्होंने बयान किया जो दिया, जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वज़ीर आज़म की ज़बान बोल रहे हैं नईम उल हक। तो आपके ख्याल में ये माहौल हिकमत अमली के तहत ख़राब हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक माहौल बना हुआ होता है जो कप्तान की जानिब से बनाया जाता है, बाउंड्रीज उसमें डिफाइन होती है, फिर उसमें खिलाड़ी खेलते हैं। मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से एक ही लाइन और लेंथ के जो बयानात नज़र आ रहे हैं उस पर इमरान खान साहब नाखुश हों। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बयान वो डिक्टेट करवाते हो, ज़ाहिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, ही इज़ बेटर थिंग्स टू डू, लेकिन ये सबको मालूम है कि हम अगर इस नहज तक जाएंगे तो हमें अप्रिसिएशन ही मिलेगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, खान साहब को कोई इसमें मसला नहीं होगा, वरना ये सब नहीं होता। अब नईम उल हक साहब का बयान, ये देखिए तनकीद से आगे निकल गया मामला। ये तनकीद नहीं है, ये तज़हीक है, ये इंतबा नहीं है, ये धमकी है। ये मतलब आप शहबाज शरीफ साहब से लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कैसे एक शख्स जो कि अपने दिन का बेशतर हिस्सा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ गुजारता है, वो एक ट्वीट के जरिए कह रहा है कि तुम बिहेव करोगे या ज्यादा टाइम जेल में गुजारना है। आप अपोजिशन को एक मुकदमा प्लेट में रखकर दे रहे हैं, जिसके बाद वो ये कहती है कि जनाब नैब के सबके पीछे आप हैं। मेरा ये ख्याल है, आई एम श्योर कि नईम उल हक साहब के बयान से, चले मैं इसको इस तरह रिफ्रेश करता हूं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि नईम उल हक साहब के बयान से इमरान खान साहब भी खुश नहीं होंगे, लेकिन खान साहब ने चूंकि वो माहौल अलाउ किया हुआ है जिसमें इस तरह के बयानात देने को वो खुद भी लाइक करते हैं, जिसमें फैजुल हसन चौहान को अपना चीता कहते हैं, तो इसलिए फिर कभी कभी लोग ओवरडू भी कर जाते हैं। खान साहब को एक कदम पीछे हटना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ चोर है और जरदारी डकैत है, ये उन्होंने कौम को बता दिया, कौम के बड़े से ने यकीन कर लिया, कौम उनको इख्तिदार में ले आई। अब हमें ये ना बताएं कि ये लोग कितने बुरे हैं, अब ये बताएं कि आप कितने अच्छे हैं, आपने क्या परफॉर्म किया। दो तरह की राय मजहर साहब वैसे दी जाती है नॉर्मली, फयाजुल हसन चौहान के बारे में या फवाद चौधरी के बारे में, दोनों वज़राए इत्तलात के बारे में। एक राय यह है कि ये जो कुछ कर रहे हैं इमरान खान साहब के कहने पर कर रहे हैं और तालियां बजती हैं इनके लिए अपने इजलासों में, और दूसरी राय यह कि ये जो ज़बान इस्तेमाल कर देते हैं इसकी वजह से तो इनकी वजारत ख़तरे में आ जाती है बाज़ औक़ात। तो इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है, या दोनों ही ठीक है या दोनों ही ठीक नहीं है? देखिए, इमरान खान अगर किसी को शटअप कॉल देना चाहें तो इमरान खान दे सकते हैं, अगर वो नहीं दे रहे, वो नहीं अपने मिनिस्टर्स को रोक रहे, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान को ये चीज़ें बुरी नहीं लग रही। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। देखिए, दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसको अपोजिशन भी टेकअप नहीं कर रही। एक, पाकिस्तान कल कैबिनेट ने पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल जो है वो ड्राफ्ट है उसको अप्रूव किया है, यानी ड्राफ्ट अप्रूव करने के बाद ये कहा जा रहा है कि अब हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे। आपने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट अप्रूव कर लिया, अब ये बात की, इसका अपोजिशन की तरफ से कोई रद्दअमल हमें नज़र नहीं आया। दूसरी, आज एक पॉजिटिव चीज़ है जो खुद यानी गवर्नमेंट अपने ही पॉजिटिव इनिशिएटिव्स को आगे नहीं बढ़ा पाती, यानी जो वीज़ा रिलैक्सेशन आज अनाउंस की हैं वो मेरा ख्याल है बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है। जो 50 कंट्रीज़ को ऑन अराइवल वीज़ा की फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं, 175 कंट्रीज़ के लिए आपने ई वीज़ा की फैसिलिटीज़ दे दी है, अपने टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त बेहतर लगेंगी जब आप एक माहौल, सियासी माहौल को बेहतर करेंगे। आप अपने ही किए हुए पॉजिटिव इमेज को और अपने ही किए हुए पॉजिटिव डिसीजंस को आगे नहीं बढ़ा पाते, आप गलत चीज़ों पे लग जाते हैं, आप गलत जुमलेबाजी में लग जाते हैं, और यही प्रॉब्लम गवर्नमेंट की आ रही है कि आप अभी तक पॉलिटिकल कॉन्फ्रंट्रेशन को ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि इनडायरेक्टली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वज़ीर आज़म को तय करना है कि आप जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उन इनिशिएटिव्स के नतीजे में कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी अगर कल पॉलिटिकल कॉन्फ्रंट्रेशन हो जाती है। कल फ़र्ज़ करें अगर आप शहबाज शरीफ के प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं जारी करते और स्पीकर को अंडर प्रेशर लाते हैं, तो अब तो अपोजिशन ये कहने में हक बजानिब होगी कि चूंकि आपने धमकी दी थी, उस धमकी के नतीजे में आप अब उनको नहीं पेश करना चाह रहे। तो गवर्नमेंट, मेरी नहीं समझ में आ रहा कि इमरान खान क्यों एक पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसको वहीं बरकरार रखना चाहते हैं, और अननेसेसरी एक सियासी तसादुम की तरफ सिचुएशंस को ले जा रहे हैं।
सही। और बिल्कुल मज़ा साहब, सिर्फ कौमी असम्बली में ये नहीं हो रहा, सेनेट में भी आज एक ख़त लिखने का कहा गया इमरान से कि जी आप क्यों अपने वज़रा आपके जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और फिर सिंध असम्बली देखें तो वहाँ पे भी पीटीआई ने वॉकआउट किया और एहतजाज किया और हंगामा आराई की। तो ये बाकी जो फोरम्स हैं वहाँ पर भी हो रहा है। अब मैं एक मुख्तसर ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद मैं अपने मेहमानों के सामने सवाल रखना चाहता हूँ कि एक तरफ तो ये जो मुख्तलिफ ऐवान है वहाँ पर ये हाल है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आता है कि कराची को उसकी शक्ल में बहाल करें और उसको ऑनर नहीं किया जाता, बल्कि सईद गनी साहब अपनी मजबूरियां बयान करें। सईद गनी साहब कहते हैं मैं ये नहीं करूंगा, मैं वजारत छोड़ दूंगा, लोगों को बेघर नहीं करूंगा। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लोगों को बेघर करने का हुक्म दिया गया है, या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया है कि आप उनको मुतबादल जगह दें लेकिन कराची को असली शक्ल में बहाल करें? तो ये क्या मुमकिन है, नामुमकिन है, मुश्किल है, आसान है, क्या है? मेरे तीनों मेहमानों का ताल्लुक इत्तफाक से कराची से है आज, तो उनके सामने कराची की सूरत हाल रखते हैं कि एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। उवैस तोहिद साहब, वसीम बदामी साहब और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था पहले जज साकिब निसार साहब के ज़माने में, और फिर अमल दरामद बेंच बना, अब जैसे गुलजार इसको देख रहे हैं। उन्होंने ऑर्डर किया कि कराची को असली शक्ल में बहाल करें, और एक फेज़ हमने देखा भी, पहले हुआ भी अभी। लेकिन सईद गनी साहब कहते हैं घर नहीं गिराऊंगा लोगों के। कराची को इस शक्ल को लाने में ज़िम्मेदार कौन है? पिछले 10 साल में और उससे पहले पिछले 10 साल में बेशुमार जो सरकारी ज़मीनें हैं उसके ऊपर प्लाजे बने, घर बनाकर बेचे गए। बाबर गौरी साहब ने भी इसमें इससे इस्तेफादा किया, बाकी लोगों ने भी इससे फ़ायदा उठाया और अब इनकार कर दिया। तो ज़िम्मेदार कौन है, और ये क्या मुमकिन नहीं है इस फैसले पर अमल दरामद? फ़ायदा उठाया या लूटा? कराची में तो लूट खसोट हुई है और लूट मार हुई है बाकायदा। ये तो कराची का तो ऐसा जिस्म है जिसके गोश्त नोच नोच के सब ने अपना अपना हिस्सा उसमें से उड़ाया है। और कराची को बढ़ता हुआ तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कराची के अंदर समंदर कहाँ पे था, अब समंदर कहाँ पे है, किसने वो ज़मीन रिक्लेम की, किसने कराची का नक्शा बदला, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के किसने सर्टिफिकेट्स दिए कि जी आप लीजिए, आबाद वालों ने किस को रिश्वतें नहीं दी जो वहां पे कंस्ट्रक्शन माफिया है। तो सारे प्राइवेट माफियाज के जब आप हवाले करेंगे कराची को तो ऐसे ही होगा। और दूसरी बात यह कि लावारसी की तस्वीर है कराची, तो वहां पे तो किसी ने ओनरशिप ली नहीं है। लेकिन ये जरूर बात है कि पीपल्स पार्टी जो एक पॉलिटिकल पार्टी है और सईद गनी साहब एक पॉलिटिकल वर्कर है, तो उनका ये कहना कि मैं अपने इस्तीफा दे दूंगा अपनी वजारत से लेकिन रिहायशी इमारतें नहीं गिराऊंगा, तो वो किसी न किसी हद तक समझ में आता है कि एक सियासी बयान है, एक सियासी कारकुन का बयान है, और वो ये नहीं चाहते कि उनकी ही जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है PS 114 उसके अंदर गैर कानूनी काफ़ी रिहायशी इमारतें बनी हुई हैं। आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। अब देखिए, जस्टिस गुलजार, मोहतरम जस्टिस गुलजार साहब कराची में पले बढ़े, वहीं पे तालीम हासिल की है। वो खुद अपनी गाड़ियों में सफ़र करके और जो है अभी भी हालात का जायज़ा लेते हैं। अगर किसी ने उनकी हाजिरी दी हो उनके केस की, तो वो एक एक चीज़ पर अपडेट रहते हैं। उन्होंने एक हुक्म दिया और जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब उनके साथ थे। लेकिन अब कहने का मतलब यह है कि 500 इमारतें गिराने से भी कुछ नहीं होगा असद। यहाँ तो 5 लाख इमारतें हैं, यहाँ पे 50 लाख एसीज लगे हुए हैं जिससे पोल्यूशन खराब हो गया है। यहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट का माफिया जो है वो स्ट्रांग है। आप सियासी माफिया पे बात कर सकते हैं, आप किसी माफिया पे बात कर सकते हैं, आप कलदम तंजीम पे बात कर सकते हैं, लेकिन लैंड माफिया के खिलाफ बात नहीं कर सकते। जो ये मजहर हैं, वसीम बदामी है, पूछे जो 4-5 लैंड माफिया को पुष्पनाई हासिल है किसकी? अगर उनसे पूछा जाए कि आपको सबसे मुश्किल कौन सी रिपोर्टिंग में होती है, तो वो कहेंगे लैंड माफिया। परवीन रहमान साहिबा किस तरह भेंट चढ़ी हैं, जो किस तरीके से वो गांव पे कौन कब्जा करना चाहता था, एक लंबी कहानी है। मकसद ये है कि सईद गनी साहब को भी और पीपल्स पार्टी हुकूमत को भी अपने गिरेबान में झांकना होगा कि ये जो जमीनों की सियासत है ये इन्होंने भी की है,
MQM ने बहुत ज्यादा की है, चाइना कटिंग्स और क्या क्या पार्ट्स। हम तो क्रिकेट खेले ना एक एक ग्राउंड के अंदर, अब वो सारे जो है वहां पर सही। आप तो फिर वैसा आप तो जो रुख दे रहे हैं गुफ्तगू को, उससे तो मुझे फिर शायद ये आपकी गुफ्तगू से तो ये इशारा मिल रहा है कि ये जो है वो लोगों की या गरीबों की हमदर्दी में नहीं, लैंड माफिया से डर के शायद सईद गनी साहब कदम नहीं उठाना चाहते। ओके ओके, अच्छा मज़हर साहब, आपकी राय इस पर? देखिए भाई, कराची एक ATM मशीन है और ये एक ऐसी मशीन है जो मुसलसल पैसा उगलती रहती है। लोग पैसा निकालते हैं ATM से, खर्च करते हैं और फिर निकल जाते हैं। कराची की ज़मीन सोना है, आज तक सोना है। जब यहाँ 60-60 लोग मरते थे जब भी सोना थी और आज भी सोना है। और इस ज़मीन को कोई छोड़ना नहीं चाहता। वो पार्क की ज़मीन हो, वो प्ले ग्राउंड हो, वो हद तक वो फुटपाथ हों, वो राउंड अबाउट्स हों, ये सब सोना है। और इसलिए ज़मीन को कोई छोड़ना नहीं चाहता। इसको काफ़ी हद तक लूट लिया गया है। अब जो थोड़ी बहुत बची हुई है ज़मीन, उसको लूटने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो स्टील मिल की ज़मीन हो या दूसरी ज़मीन हो, उस पर नज़रें हैं। तो एक ऐसा माफिया कराची में मुसलसल रही है। और सिर्फ उसमें पॉलिटिक्स नहीं, उसमें हर सियासी गैर सियासी हर कोई जिसका बस चला है। ये जो आज सईद गनी साहब बात कर रहे हैं, तो वो बहुत बेहतर होता कि जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये सब कुछ कर रही थी, जब KDA सब कुछ कर रही थी और उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उन्होंने लोकल बॉडीज़ भी 2013 से उसको अमेंड करके अपनी पावर, सिंध गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा बढ़ाई हैं। तो 2013 से अब तक जो हुआ तो उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम सईद गनी या उनके दीगर साथी ले सकते हैं, या कम से कम सिंध गवर्नमेंट ले सकती है कि उसके बाद से जो खराबी हुई है उसके वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें वो की हैं। तो मैं सिर्फ देखिए, जो जस्टिस गुलजार बात कर रहे हैं, जिस तरह अवैस कह रहे थे, उन्होंने एक बेहतर कराची भी देखा है और इस वक्त का कराची भी देखा है। और हमने भी उसी पीरियड में ये सब कुछ देखा है। यही शहर धुला करता था और अब इस शहर की धुलाई हो रही है। यही शहर जो है, ये इसमें बेहतरीन ग्राउंड्स होते थे, अब उन ग्राउंड्स पे कब्जे हो गए हैं, शादी हॉल्स बन गए हैं, इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। बिल्कुल ठीक है कि 500 इमारत गिराई नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल है, शायद जस्टिस गुलजार भी ये नहीं समझ रहे हों। लेकिन वो कह क्या रहे हैं, वो सिंध गवर्नमेंट से कह रहे हैं। और सिंध गवर्नमेंट को क्या रियलाइज़ करना चाहिए, सबसे अहम बात वो ये कि कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। खुदा के लिए इसको सिंध के दारुल खिलाफे को तो दारुल खिलाफा बनाएं, इसको एक खूबसूरत शहर बनाएं। ये खूबसूरत शहर तरक्की करेगा तो सिंध तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। हर चीज़ कितना खाएंगे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग कितना खाएंगे। और कराची आप चले जाएं, आप सोराब गोड से हैदराबाद तक चले जाएं, दोनों तरफ ज़मीनें जिस तरीके से बंदरबाट हुई है ज़मीनों की, वो चले जाएं। आप मलीर चले जाएं, कराची के नाले जो हैं उन पे कब्जे हो चुके हैं, कराची के पार्क। तो कौन सी चीज़ बची है? तो जिस हद तक जस्टिस गुलजार या सुप्रीम कोर्ट जिस हद तक सफाई कर सकती है, सफाई करवा सकती है, चाहे पार्क हों, प्ले ग्राउंड हों और दीगर जगहें हों, उस पर ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कराची को एक अम्ब्रेला के तहत आना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ DHA है, एक तरफ कैंटोनमेंट है, एक तरफ KMC है। इतनी सिविक एजेंसीज एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में नहीं हो सकती। एक अम्ब्रेला के तहत लाएं और फिर इसको एक ऑर्गेनाइज्ड शहर बनाएं। सही है। अब उसमें एक और प्रॉब्लम भी है ना वसीम, अभी आप जो गुफ्तगू कर रहे थे, अब उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि अगर ये इनिशिएट करती भी है सिंध गवर्नमेंट, तो मसला ये होगा कि ये किसने कराया था, फिर उनके नाम आएंगे, फिर किसकी मिली भगत से हुआ था, फिर उनके नाम आएंगे, फिर किस तरह से वो बेनिफिशियरी रहे हैं, उन सबके नाम आएंगे। कुछ के नाम JITM में आए भी हैं। तो शायद गवर्नमेंट उसको भी तो अवॉइड करना चाहेगी कि ये पेंडोरा बॉक्स ना खुल जाए और बहुत सारे लोगों के इसमें नाम ना आ जाएं जो बेनिफिशियरी रहे हैं, चाहे वो इदारों में रहे हैं, चाहे वो हुकूमतों में रहे हैं, चाहे वो वजारतों में रहे हैं। भाई इन्हें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते ना। यहाँ मसला ही सारा ये है कि जिन लोगों से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मसले का हल करें, वो मसले का हिस्सा थे। तो मेरा यही ख्याल है कि अदालत को चाहिए कि इस मामले पर बहुत स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखे, उसके लिए तमाम तरीकेकार को बरूएकार लाए।
कि जनाब वो फिर कौन ही कितना ही बड़ा हो, चाहे वो सियासी जमात का हो, गैर सियासी अंसर हो, कुछ भी हो, उसको अकाउंटेबल ठहराए, इस मामले में सख्ती करें। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर कोई थर्ड पार्टी है जिसका इसके क्रिमिनल एलिमेंट में कोई डायरेक्ट किरदार नहीं है तो वो इससे इफेक्ट ना हो। बाकी हमने पाकिस्तान की हालिया तारीख में अदालत को इंतहाई ताकतवर देखा है। जब हमने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को देखा कि वो आज भी जेल में, साबिक चीफ मिनिस्टर जेल में, तो अब तो अदालतें बड़ा अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही है ना, तो फिर ये काम हो सकता है सिंध में भी, क्यों नहीं। बिल्कुल ठीक है। जिन वज़ीर आज़म का आप जिक्र कर रहे हैं उनकी सेहत को लेकर सारे सवालात हो रहे हैं और बहस हो रही है। एक ग्रुप की राय में जो कि हुकूमत में है, उनका ख्याल है कि वो बिल्कुल फिट है और उनकी फैमिली ये कहती है कि उनकी तबीयत जो है उसमें तशवीश के बहुत से पहलू हैं। तो एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा ब्रेक के बाद देखते हैं कि सियासत करने के और बहुत से काम हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मौज़ूआत हैं। ये कौन सा नुक्ता ढूंढ लिया सियासत करने का हमारे दोनों जानिब के लोगों ने। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सियासत हमारे यहाँ महबूब मशगला बन गया है और उन चीज़ों पे भी सियासत होती है जिस पर शायद नहीं भी होनी चाहिए। मॉडल टाउन पर सियासत हुई, चले वो तो शायद वो एक मामला ही सियासी नोयत का था, लेकिन अब सानिया सहवाल पे भी सियासत हुई और खुलकर हुई और सियासी बयान दिए गए और सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। और अब नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर भी सियासत हो रही है। तो सियासत जो है वो ऐसा लगता है कि नंबर 1 पर रखी जाती है अपनी प्रायोरिटीज़ में, अपनी तरजीहात में। अब मैं उवैस वहीद साहब, वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की 11 में से 10 टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और उनकी फैमिली सियासत कर रही है, उनकी फैमिली झूठ बोल रही है और वो कह रहे हैं आले शरीफ झूठ बोलना छोड़ दे। तो आपके ख्याल में उनकी सेहत से मुतालिक जिस अंदाज में फैमिली बयान दे रही है, जिस तरह से पंजाब हुकूमत रिस्पॉन्ड कर रही है, ये महज सियासत हो रही है या कुछ और? देखिए, ये तो सीधी सादी बात है कि नवाज शरीफ साहब का जो मेडिकल बोर्ड है वो अपनी रिपोर्ट दे दे और उसकी बुनियाद पे तय कर लिया जाए। तो ना मेरे ख्याल में उनके रुफ़ा को ये बयान देने चाहिए, ना उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ख़ास तौर पे फैयाज हुसैन चौहान साहब को। माजी में भी हमने देखा कि कुलसूम नवाज साहिबा जब शदीद अलील थी तो उस वक्त भी उनकी जो अदालत थी उसमें भी सियासत हुई, जो बहुत ही बदकिस्मती की बात थी। एतजाज एहसन साहब जैसे मोअज़्ज़िज़ जो शख्सियत है, उन्होंने भी उस पर ऐसे बयान दिए जो नहीं देने चाहिए थे। असद, मैं समझता हूं कि ये जो सियासत है किसी की बीमारी पे, वो तो बिल्कुल अलाउ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बड़ी बात जो बॉदर करती है वो ये कि हुक्मरान इतनी लग्जरीज के आदी हो जाते हैं कि जैसे ही वो उन पे मुश्किलात आती हैं तो फिर सब कुछ जो है वो जिस्म में खराबियां हो जाती हैं। आप चाहे नवाज शरीफ साहब को देख लें, शहबाज शरीफ साहब की अदालत देख लीजिए, शर्जील मेमन साहब देख लीजिए, आसिफ अली जरदारी साहब जब जेल गए तो ज़्यादातर वक्त उन्होंने अस्पताल में गुजारा, और बहुत सारे नाम हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इसका मतलब ये, और लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब देख लीजिए, मोहतरमा शहीद देख लीजिए, खुद नुसरत भुट्टो साहिबा को देख लीजिए। ये बीमारी उस वक्त इतनी नहीं होती थी। अब हमने देखा है कि चूंकि सियासत इतनी प्रगंदा हो गई है कि उसके हर पहलू पर सियासत होती है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, ये लीड्स हैं, या ओलिगार्की जो हमारे अशराफिया हैं, वो जब भी उन पे मुश्किल होती है, चाहे वो बड़ा ब्यूरोक्रेट देख लीजिए, चाहे वो बड़ा कोई ऑफिशियल देख लीजिए, जैसे ही जेल जाता है उसके कुछ दिनों के बाद हमें ये तला आती है और वो जीनत बनती है ब्रेकिंग टेम्पलेट्स की सूरत में और चाहे सुर्खियों में कि जी अलील हो गए हैं और उनको या तो दिल का अर्जा हो गया है या उनके टेस्ट कराने हैं। जो मुझे ये बात कहते हुए बुरी लग रही है, लेकिन कहने की बात यह है कि जब आप सियासी मैदान में कूदते हैं, जब इक़्तिदार के खेल में
जो एक बहुत ही ख़तरनाक और गंदा खेल है, ख़ासतौर पे हम जैसे ममालिक के अंदर, हमारे जैसे ममालिक में, तो फिर उसके अंदर मेरे ख्याल में सारी सऊबतें और ये सारी प्रगंदा सियासत जो है वो कहीं ना कहीं आपकी झोली में होती है। लेकिन किसी की बीमारी पर अपनी झोली के अंदर ऐसी चीज़ ना जमा करें, इतनी गंद जमा ना करें कि आगे चल के कहीं वो आपकी झोली के अंदर या आपकी शख्सियत पे वो एक दाग छोड़े। सही है। अच्छा मज़हर साहब, वो तो चले मशहूर जुमला है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और अभी कुलसूम साहबा का जिक्र किया अवैस साहब ने, खुद नवाज शरीफ साहब का जब दिल का ऑपरेशन हुआ था तो उस पर भी डाउट किया गया, रसीदें मांगी गई, रसीदें दिखाओ भाई, आपका तो कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ, आपका कोई निशान मौजूद नहीं है, फिर आप जो है वो सियासी वजूहात की बिना पर छुप के वहाँ पर बैठ गए, आपको दिल का अर्जा लाहिक नहीं है। फिर अब ये हो रहा है भाई, शहबाज शरीफ साहब की बीमारी भी मौजूद बहस रही, और अब आज ही की खबर है कि वो इस्लामाबाद में स्टे कर रहे हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, और नवाज शरीफ साहब के लिए अब बोर्ड तश्कील दिया गया है। तो सियासत करने के और बहुत से मौजूआत हैं, ये सेहत ही पर सियासत पॉइंट स्कोरिंग क्यों होती है? देखिए, वो उवैस ने जो जिक्र किया था कुलसूम नवाज पे सियासत क्या, वो तो बेरहमी थी जो, और सिर्फ इसमें सियासतदान ही नहीं, जो हमारे बहुत से दोस्त थे, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था जब वो वेंटिलेटर पे थी। आप अगर वो उठा के देख लें तो सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं होता कि हमने क्या 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 जुमले कुलसूम नवाज के हवाले से नहीं अदा किए। हमने उनकी बॉडी को जिस तरीके से जो है जिस तरीके से उसके बारे में हम बात करते थे कि जी इलेक्शन होगा उस दिन बॉडी लेके लाई जाएगी, वो तो ऑलरेडी डेड हो चुकी हैं, उनको खामाखाई वेंटिलेटर पे, तो शर्मिंदगी होती है। सही है। अब वो मज़हर साहब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऐसे जुमले बोलते हैं, बल्कि ऐसे जुमले घड़े जाते हैं जो हेडलाइंस की जीनत बने, दोहराए जाते रहें और उस पर फिर लाफ्टर लिया जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर भी जुमला नवाज शरीफ साहब के लिए कहा गया कि भाई इनका तो खाना घर से आता है और इनकी मरगूब ग़िज़ा लंदन से मंगवा के इनको दी गई है, पता नहीं वो कौन सी मंगवा के दी है और किसने मंगवा के दिया है। फिर बात होती रही है शहबाज शरीफ साहब की, जब वो रैप कस्टडी में थे, कि जनाब इनकी तो तमाम बीवियों को अलग अलग इनकी मर्जी के मुताबिक बुलवा के मुलाकातें कराई गई हैं, इसमें मजे लिए गए जुमले घड़ के। फिर अब कल से मैं परसों से सुन रहा हूँ कि जी शहबाज शरीफ साहब को तो इतना प्रोटोकॉल दिया गया है जितना प्रोटोकॉल किसी और को, हुकूमती वजीर को नहीं दिया गया। भाई तो आपने क्यों प्रोटोकॉल दिया गया? तो वसीम, ये जुमले घड़ने का जो ऐसा लगता है कि ये कुछ लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि मजे के जुमले घड़ें, रो एनआरओ ना रो, इस तरह के जुमले करें, हेडलाइंस बनवाएं और बस यही सियासत करें। देखिए ऐसा, मेरे दोनों बहुत सीनियर बैठे हैं जिनको मैं, ओवैस साहब लिटरली जब मैंने एयरवे में पहला कदम रखा है तो ओवैस साहब वाज द वन कि जिन्होंने जो मेरे एयरवे में आने का सबब बने, तो मैं इनके सामने, ये मुझसे बहुत बेहतर सारी चीज़ें जानते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है 88 से 99 तक हमने, जब ये 4 हुकूमतें आई और गईं, तो हमने एक बहुत एक इमेच्योर और एक मकरू चेहरा देखा था कि जिसमें बेनज़ीर साहब पे किस किस सतह के ज़ाती हमले नहीं किए गए, मैं दोहरा भी नहीं सकता। फिर मुझे लगता है इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ज़रा मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, सीखा, बाकी इन पर तनकीद अपनी जगह। मैं सिर्फ एक हवाले से बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये रिवायतें फिर पामाल हुई, और इस पे अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत वक्त है, जो उस वक्त अपोजिशन में थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको मैं इसका बड़ा जिम्मेदार समझता हूँ, और फिर हमारे कुछ साथी भी। अब ये कुलसूम नवाज साहब वाला वाक़या तो एक बेरहमी का, एंड आई एम सॉरी मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कि मुझे और कोई लफ्ज़ ज़हन में नहीं आ रहा, बेशर्मी का एक ज़बरदस्त सबूत था। यानी मैं हैरान था कि कुछ लोग जो पहले कह रहे थे ये सब ड्रामा है, कोई बीमार नहीं है, ये सब जो है ना हमदर्दियाँ घेरने के लिए सब ड्रामा हो रहा है, उन्होंने कन्वीनियंटली 2 महीने बाद कहना शुरू कर दिया कि ये सब ड्रामा है, वो जिंदा नहीं है, मर गई हैं। अब ये जो है ना इलेक्शन से पहले बॉडी आई। यार तुम कल सही कह रहे थे या तुम आज सही कह रहे हो? एक बंदी की जिंदगी का मामला है। हम ये क्यों नहीं कर सकते कि कुछ मामलात पर हम छोड़ दें? हम तो मुसलमान है ना, हमें अल्लाह पर ईमान है, हम कुछ मामलात अल्लाह पर छोड़ दें कि यार अगर वाकई इसके घर वाले सेहत पर सियासत कर रहे हैं, इनसे अल्लाह पूछेगा, लानत भेजो इस बात पे। हमें इनसे सियासी इख्तिलाफ है ना, सियासत पर हम टिका के इख्तिलाफ करेंगे, इस मामले पर हमने बहस ही नहीं करनी। नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला है, एक मेडिकल बोर्ड बनाए और बस फैसला करें। शहबाज गिल साहब कोई अपनी बात करें, मेडिकल रिपोर्ट्स पे बात करें, अपना मौक़िफ़ दें। इस पर जरूरी है कि इस पर भी आपने तंज मारने, ताने मारने, जुमले मारने? अगर वो सेहत से खेल रहे होंगे, लानत भेजें आप इस बात पे। जिस तरह मदर साहब ने कहा, वो जेल से बाहर तो नहीं आ रहा, वो उसकी रिहाई तो नहीं हो रही। कुछ चीजों को अगर हम छोड़ दें, इस पर सियासत ना करें, तो मेरा ख्याल है ये सियासत के लिए नहीं, बतौर मजमूई सोसाइटी के लिए बेहतर होगा।
और ये पॉइंट स्कोरिंग जो है सानिया सहवाल पे अभी भी आज भी हो रही है। वैसा आपने देखा होगा कि एक इन कैमरा ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग से निकलकर हमजा शहबाज साहब ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और उस पर फयाज चौहान साहब कह रहे हैं कि ये इनकी तो आंखें नहीं उठ पा रही थी और इनकी ज़बान का साथ नहीं दे रही क्योंकि ये कन्विंस्ड हो गए हैं अंदर, लेकिन बाहर आके ये मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। तो वो ये तासुर दे रहे थे कि ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और क्या पॉइंट स्कोरिंग शायद हो भी रही है, मुख्तलिफ लोगों ने इस पर कहा। तो ये सानिया सहवाल जिसमें मासूम जाने गई हैं, फैमिली उजड़ गई है, कम से कम एक फैमिली तो जेन्युइनली तस्लीम कर लिया गया है कि उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो बल्कि जुल्म हुआ है, उस पर भी सियासत हो रही है। काहे की JIT, काहे की फाइंडिंग्स, किस तरह के ये सारे बयानात, इट वाज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, चाहे वो नकीबुल्लाह महसूद का हो जो कल एक इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में, राव अनवार कातिल थे, उनका सारा जो बयान था वो एक फसाना था, एक मासूम की जान गई, उनके साथ 3 और उनके साथियों की जान। और ये सानिया सहवाल आप देखिए, अगर वो दहशतगर्द था तो उसकी मां तो सही कह रही है जीशान की कि अगर कलभूषण को आप पकड़ सकते हैं तो फिर मेरे बेटा अगर दहशतगर्द था उसको भी पकड़ सकते थे, उस पर मुकदमा तो चला सकते थे। जीशान अगर दहशतगर्द था, जिस तरह राजा बिशारत साहब फरमा रहे हैं कि कोलैटरल डैमेज और फलां और 100% दुरुस्त था, सारे बेचारे जो मारे गए वो बेकसूर और ऑपरेशन दुरुस्त, कैसी मंतक है, कैसी लॉजिक है असद, आप अंदाजा लगाइए। देखिए, दहशतगर्द तंजीम की जानिब से दहशतगर्दी तो जाहिर बात है कि एक एक्सेप्टेड नॉर्म है पूरे दुनिया के अंदर, जुल्म है, सफाकी है, सब कुछ, लेकिन रियासत या रियासती एहलकारों की जानिब से अगर होगी तो वो दहशतगर्दी सोसाइटी को खोखला करेगी, एतमाद को इरोड करेगी और सब कुछ बिगाड़ होगा। ये तो दिहाइयों से ये फेक इनकाउंटर्स चल रहे हैं, ये कैसी लॉजिक दे रहे हैं आप? जीशान को पहले मार दिया, उसके बाद आप उसे दहशतगर्द या सहूलतकार साबित कर रहे हैं। पहले कहते हैं वो दाइश का था, हमारे दफ्तर खारजा कहती है दाइश का कोई वजूद नहीं है। खुदारा आप ऐसे बयानात ना दें, मजलूमों के साथ खड़े हों, और अगर मीडिया ना होता, पीछे बस ना खड़ी होती, तो फिर ये क्या सूरत हाल होती है असद, आप अंदाजा लगाइए। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के जितने दावे थे उनके, जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे, उनको वो साबित करना चाहिए। पंजाब की हुकूमत इंतजामिया उनको जिम्मेदार करार देना चाहिए, चाहे उसको लेटरल डैमेज का हिस्सा रिफॉर्म्स लाना पड़ेंगे तहदियों, राजा बिशारत साहब उनकी जी, उसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी, उसके लिए रिफॉर्म्स लाना पड़ेंगी, उसके लिए शायद इदारों को ठीक करना पड़ेगा और उसके लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और पार्लियामेंट को संजीदा बनाना पड़ेगा। मैं पार्लियामेंट के अंदर ये कानून साजी फिर भी हो सकती है, लेकिन इस मामला तो कहीं और है। मैं कहता हूं रियासती इदारों को और हुकूमत को, अपोजिशन जमातों को, सब एक पेज पर हो तो ये माजी के दाग धुलेंगे। ये सानिया सहवाल पे सियासत छोड़े। अच्छा, राइट, मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा था, नहीं है और वो कहीं ना कहीं पीछे मामला जा रहा है। हाँ, राइट मजहर साहब, अब ये मैंने अभी जिक्र भी किया था कि सेनेट से भी शिकायत है, वज़रा वहाँ नहीं आते, पंजाब असम्बली में हंगामा रही, सिंध असम्बली में हंगामा रही, कौमी असम्बली का तो सबसे पहले हमने जिक्र किया। तो ये सारी चीज़ों को पर गुफ्तगू करने के लिए तो वो एक फोरम है जहाँ पर कानून साजी भी होनी है, जहाँ पर शायद इस्लाहात भी होनी है, इदारों को बेहतर बनाने की बात भी होनी है। तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि संजीदगी इख्तियार की जाए। तो ये सेनेट, सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बली, क्या यही वो फोरम है जहाँ पर आकर इन तमाम मसाइल को एड्रेस करना चाहिए? मज़हर साहब, नहीं, दोनों जगह हैं। पार्लियामेंट तो जाहिर है सबसे बड़ा फोरम होता है, उसमें डिस्कस करना चाहिए, लेकिन अदरवाइज भी एक पॉलिटिकल कल्चर को तो बेहतर करें आप। टॉलरेंस, जमहूरियत दलील का नाम है, दलील का जवाब दलील से दिया जाता है, और तनकीद और तज़हीक में जो है हमें समझना चाहिए कि तज़हीक क्या है, तनकीद क्या है। देखिए, अभी सहवाल की बात हो रही थी, कोलेटरल डैमेज। राजा बिशारत साहब ज़रा ये समझें कि कोलेटरल डैमेज होता क्या है। और जिस तरह उवैस ने कहा, तो मैं तो पहले दिन से इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर कह रहा हूँ, इसलिए कि आज के दिन तक जीशान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रिकवर हो सका। दूसरा ये कि हमें गवर्नमेंट से ज़रूर ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए अब इन कैमरा ब्रीफिंग का तासुर छोड़ दें, क्योंकि हमें प्रॉब्लम, हमारे जर्नलिस्टों को प्रॉब्लम ये है कि हम ये लिखते हुए कि इन कैमरा ब्रीफिंग में ये बताया गया, तो वो जो बेसिक जर्नलिस्टिक
एथिक्स जी है सर। उसको कम मल से साहब, कम हमें unfortunately नहीं, वक्त खत्म हो हमारे गया। साथियों को ये अंदाजा जी। होता, और वो ये लिखते हुए ये पूरी डिटेल देते हैं कि इन कैमरा बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया इन वसीम, कैमरा आपका भी वसीम बदामी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वही साहब, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता कंक्लूडिंग रिमार्क्स वसीम से भी ले लेता, लेकिन बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था। नाज़रीन, इस पर अपना फीडबैक दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।